नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ऑनिक्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं BSP SCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने ग्रेड 3 का कटअप लेकर के आप लोगों से चर्चा किया था। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ डाउट था ग्रेड 3 के रिगार्डिंग, तो मैंने उस सारे डाउट्स को मैंने लिख के लेके आया हूँ। आइए एक एक करके हम सभी पे चर्चा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा डाउट जो स्टूडेंट का था वो पहला था, क्या नॉर्मलाइजेशन में स्कोर घट भी सकता है क्या? ऐसा डाउट उन्हीं स्टूडेंट का था जिनका नंबर जो है कटअप के आसपास में है। इसे मान के चलिए कि आपका कैटेगरी कटअप 64 एक्सपेक्टेड है, तो उनका नंबर इससे 2-3 नंबर आगे या पीछे हो सकता है। वैसे ही लोगों का ये चीज़ मन में आता है बार बार कि क्या पता मेरा नंबर घट जाएगा तो मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं इस पर। देखिए, पूरा एग्ज़ाम जो है कुल 3 शिफ्ट में हुआ था, हार्ड, मॉडरेट और इजी। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम को कैटेगराइज किया जाता है, हार्ड, मॉडरेट और इजी। आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपका शिफ्ट किस में है। यहाँ पे मैंने सारा शिफ्ट को मेंशन कर दिया है, कौन सा शिफ्ट हार्ड में है, मॉडरेट में है, कौन सा इजी में है। आप यहाँ से देख लीजिए, जैसे 12 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट ये हार्ड में है, 13 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट, 13 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 14 जुलाई का थर्ड शिफ्ट। इस प्रकार से आप अपना शिफ्ट को यहाँ देख सकते हैं कि आपका शिफ्ट किस में है, इजी, मॉडरेट या हार्ड। ठीक है। और एक चीज़ आप जानिए कि मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है आपके नंबर में, मतलब जो बढ़ोतरी हो सकता है वो 8 से 9 नंबर के बीच में हो सकता है, 8 से 9 नंबर के बीच में। ठीक है। आप ऐसा द्वंद्व में ना पड़ें कि क्या पता आपका नंबर 17, 15, 18, 20 ऐसा बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी होने वाला है। आपका मैक्सिमम अगर नॉर्मलाइजेशन होगा नंबर में, हार्ड शिफ्ट का बात कर रहा हूँ मैं, तो 8 से 9 नंबर बोल रहे हैं ना, 8 से 9, इतना ही आपका नंबर बढ़ सकता है। और वहीं बात करें अगर हम मॉडरेट की, तो इसका 4 से 5 नंबर बढ़ने की संभावना है। ठीक है, 4 से 5 नंबर। तो अपना रो स्कोर में +8 करके देख लीजिए। अगर आप हार्ड शिफ्ट में हैं और मॉडरेट में हैं तो 4 से 5 नंबर आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इजी शिफ्ट का। तो ये जो डाउट है ना, वो यही शिफ्ट वाले लड़कों का है कि मेरा नंबर कहीं घट तो नहीं जाएगा। तो देखिए, पहली बात बताते हैं कि नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में नहीं घटेगा एकदम नहीं। आपका नंबर जो है बढ़ेगा कम, 1 नंबर हो, चाहे 1.5 हो या मैक्सिमम 2 हो। मतलब इसको अगर रेंज के हैं तो 1 से 2 के बीच में आपका नंबर बढ़ने का संभावना है। मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 या 0.5 भी बढ़ सकता है, लेकिन घटेगा नहीं आपका नंबर। अगर किसी का नंबर घटता है तो उसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानिएगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। 1000 में 1, तो भाई 1000 में 1 अगर किसी एक का घटता है तो उसको कोई कंसीडर नहीं करता है। आदमी मेजॉरिटी को ही देखता है कि मेजॉरिटी के आधार पे ये एनालिसिस करता है किसी भी चीज़ का। तो आप इसको मान के चलिए कि अगर आपका शिफ्ट इजी भी है तो आपका रो स्कोर घटने नहीं वाला है, कांस्टेंट रह सकता है या 0.5 का इंक्रीजमेंट हो सकता है, लेकिन आपका नंबर घटेगा नहीं। ठीक है। चलिए, तो इस पर हम लोग बात कर लिए। अब अगले पॉइंट्स पे आते हैं। बहुत ही वीडियो बनाने के बाद पिछले वीडियो में मैंने कटअप बता दिया था किसका कितना क्या जाना है, फीमेल मेल कैटेगरी वाइज। फिर भी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर कितने नंबर में खुद को हम सेफ माने, जबकि सेम चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। उसके बाद भी बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 72 EBC मेल कोई चांस है क्या, कोई 51 BC फीमेल चांस है क्या। अरे आप देखिए, आपको फिर से यहाँ पे मैंने कटिंग लगा दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यही कटिंग के आधार पे मैंने पिछले वीडियो में कटअप बताया था। आप फिर से देख लीजिए एक बार कि आप जिस कैटेगरी में भी आते हों, अपना एक बार यहाँ पे रेंज देख लीजिए। आप मेल हैं तो यहाँ देख लीजिए, फीमेल इधर देख लीजिए। अनरिजर्व का 72 से 74 है, वहीं फीमेल का 60 से 63 है। ठीक है। EWS का 66 से 68, फीमेल का 52 से 54, BC का 70 से 72, फीमेल 56 से 58, EBC का 59 से 61, फीमेल का 49 से 51। ठीक है। SC का 47 से 50, फीमेल का 39 से 41, ST का 42 से 45, ST फीमेल का 35 से 38। अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं तो आप 100% आप सेफ़ हैं। बी रेडी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहें। और अगर इसके 1-2 नंबर कम पीछे हैं, आगे पीछे हैं,
तो आगे हैं तो खैर कोई बात नहीं हो, तो हम 100% से भी ऊपर आप हो गए। लेकिन अगर आप पीछे भी हैं 1-2 नंबर, आप चिंता ना करें, आप फिर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपका नोनेशन में कितना क्या बढ़ता है फिर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए, दूसरा पॉइंट भी हो गया, ये तो ऑलरेडी पिछली वीडियो का ही पॉइंट था। अब आते हैं, बहुत सारे लड़के का कमेंट मैंने देखा तो वो लिख रहे हैं कि सर जो रैंक मित्रा का जो डेटा है वो रियल है या फेक है, इस पर थोड़ा सा आप वीडियो में बताइएगा। तो देखिए, इसका सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो रैंक मित्रा का जो डेटा है वो एक कंप्यूटराइज डेटा है। अब कंप्यूटराइज डेटा फेक कैसे हो सकता है? आप इसमें जो इनपुट डालिएगा वो आपके उसी के आधार पे आपको आउटपुट देगा। अब देखिए, इसमें अनडिजर्व के जो हैं लड़के चेक किए हैं तो उनको उसके इनपुट के आधार पर रैंक मित्रा बताया कि 11 लड़का ऐसा है जो 80 या 80 से ऊपर नंबर ला रहा है, ठीक है। तो ये जो लड़का है 11, ये रैंक मित्रा खुद से थोड़ी डाल दिया यहाँ पे, कुछ लड़का इतना चेक किया होगा 11 लड़का, तब तो बता रहा है कि 11 लड़का जो है 80 या 80 से ऊपर लाने वाला है। तो रैंक मित्रा का डेटा फेक नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसका डेटा पूरा ऑफिशियली नहीं माना जा सकता। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि रैंक मित्रा में जो है 21,734 लड़का का कुल डेटा है, ठीक है। ये इसी के आधार पे आपको शिफ्ट का एवरेज स्कोर बता रहा है, इसी के आधार पे आपका नॉलेज नंबर बता रहा है, इसी के आधार पे कटअप भी बता रहा है। लेकिन कुल जो है सो BSPSCL का एग्ज़ाम जो दिया था वो 1,80,000 लड़का एग्ज़ाम दिया था। अब बताइए, 1,80,000 कहाँ 21,734, अब देख लीजिए। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि जो रैंक मित्रा का डेटा है वही एक्यूरेट डेटा है। हाँ, इसी के सिमिलर डेटा आने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि रैंक मित्रा पे अधिकांश जो सिंसियर लड़के हैं वो सारे लड़के चेक कर लेते हैं। बाकी जो नहीं चेक कर रहे हैं या नहीं किए हैं तो वो माना जाता है कि वो रेस से बाहर ही हैं अधिकांश। ऐसा नहीं है कि जो लड़के चेक नहीं किए हैं सब के सब उनका स्कोर ख़राब ही होगा। हो सकता है कुछ 80-85 वाले भी नहीं चेक किए होंगे, लेकिन उनका संख्या बहुत कम के बराबर है, एकदम नेग्लिजिबल मान सकते हैं आप, ठीक है। तो रैंक मित्रा का जो डेटा है उसके आधार पे अपने आप को आप जज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। चलिए, इस पे बात हो गया। अब आते हैं अगला पॉइंट पे कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। ये बहुत बड़ा सवाल आप सभी का है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। चलो, होता भी है, वो थोड़ा सा व्याकुलता स्टूडेंट में होता है और ये एक स्वाभाविक है। देखिए, जो एग्ज़ाम देता है वो इंतज़ार करता है कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा। और ख़ास करके वो बच्चा जिनका कट ऑफ के आसपास नंबर रहता है, ठीक है। अब वो द्वंद्व में रहते हैं कि हम आगे का तैयारी करें या फिर इसमें हो जाएगा तो फिर इसका तैयारी करें डॉक्यूमेंटेशन का, उसके बाद फिर फर्दर जो भी प्रोसेस है उसका। तो आप देखिए, इसका अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं कि रिज़ल्ट को लेकर के, वो आपका 10 सितंबर 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच में आपका रिज़ल्ट ग्रेड 3 का आने वाला है, ठीक है। और ये इसमें थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले उनको देना है कॉरस्पॉन्डिंग कलर का और फिर स्टोर असिस्टेंट का। पहले इसका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि आपका रिज़ल्ट जो है 10 तारीख से पहले पब्लिश हो जाएगा। और रिज़ल्ट देना कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, क्या पता रिज़ल्ट आपका कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना लें कि कब आएगा नहीं आएगा, जब आना होगा आ जाएगा और रिज़ल्ट एक झटके में आ जाएगा। उसमें कुछ लंबा प्रोसेस नहीं होगा कि नोटिस आएगा उसके बाद फिर 10 दिन का समय लगेगा उसके बाद रिज़ल्ट, नहीं, रिज़ल्ट आपका कभी भी प्रकाशित हो सकता है। हो सके अभी आधे घंटे में रिज़ल्ट आ जाए, कौन जान रहा है, कुछ नहीं। हाँ, देखिए, बीच में हम ये देख रहे थे बहुत सारी जगह पे ये कटिंग वायरल हो रहा है, सब अपने अपने वीडियो में ये चिपका रहे हैं कि BSPSCL भर्ती परीक्षा परिणाम पदों का सितंबर मध्य तक घोषित करने की, सितंबर मध्य तक। ठीक है, जो भी हो, लेकिन ऐसा कहीं हमको गूगल पे सर्च करने के बाद कहीं कुछ नहीं मिलता ऐसा। तो इसका हम पुष्टि नहीं करेंगे पेपर कटिंग का कि सही है गलत है। लेकिन हाँ, इतना आप जरूर मान के चलिए कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो 1 से लेकर 10 के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है। आप एकदम कन्फर्म रहिए और अपना उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन का तैयारी करके रखिए, जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप तैयार रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिजल्ट आ जाएगी, 5-10 दिनों में रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है कि डीबी में क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, इसको लेके
आप थोड़ा सिंसियर भी होना आपका ज़रूरी है, और आपको चाहिए भी कि थोड़ा सिंसियर हों इसको लेकर के, क्योंकि डीबी में अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका इधर उधर हो गया तो फिर सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसेंशियल हैं, उसके लेकर के बात करते हैं। आइए, मैंने यहाँ पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही कटिंग लगा दिया है। आप उसका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा तो उसमें कुल 7 पेज का नोटिफिकेशन है। उसके 5वें पेज में आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें ज़रूरी है, ठीक है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। देखिए, ठीक है। सबसे पहला आता है मैट्रिक सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ। सबसे पहला आप 10वां का सर्टिफिकेट आप रखिएगा अपना। दूसरा है मार्कशीट एंड ITI सर्टिफिकेट ऑफ द रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। मतलब ITI का आपको मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है। दोनों चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे और बताएंगे कि जो 2022 से पहले ITI आप किए हैं उनको अपने ITI का मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट पे कॉलेज में जा कर के साइन और मुहर दोनों लगवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो 2022 या इसके ऑनवर्ड ITI कंप्लीट किए हैं उनको कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ अपना प्रिंट आउट निकलवाएं, उसको लेमिनेट करके आप रख लें, ठीक है। चलिए, तीसरा क्या है, कास्ट एंड क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ़ रिजर्वेशन बेनिफिट इज क्लेम्ड। अगर आप किसी रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं, जैसे कि SC हैं, ST हैं या OBC हैं, OBC में 2 हो जाता है ना, BC और EBC। आप अगर रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनना होना चाहिए, ठीक है। ये PHP दिव्यांग कैंडिडेट के लिए, अगर आप दिव्यांग का लगाए हैं उसमें तो उसका आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इफ़ एनी लैंड लूजर एंड लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन, ये तो बहुत कम ही होंगे, या जो होंगे तो उनको पता होगा कि कैसा सर्टिफिकेट बनता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये बनाना जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास से बनाना है, DM के ऑफिस से बनेगा ये। फिर अगला है इफ़ क्लेम रिजर्वेशन अगेंस्ट रिलेटिव ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये फ्रीडम फाइटर के लिए है और EWS के लिए, एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार रेजोल्यूशन। द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। मतलब कि इसमें जो EWS हैं या फिर जो फ्रीडम फाइटर हैं वो अपना रिजर्वेशन बनवा लेंगे सर्टिफिकेट। और इसमें ये जो सर्टिफिकेट है ना वो आप CO लेवल का ही बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप CO लेवल का जो ब्लॉक स्तर का बनता है ना, ब्लॉक लेवल का, आप वहीं तक बना के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई SDO लेवल का या DM लेवल का बनाने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपका डोमिसाइल, परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार सर्टिफिकेट इफ क्लेम फॉर रिजर्वेशन। अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, जो आप BC में है या फिर EBC में है या EWS में है, SC ST में है, आपको तभी मिलेगा जब आप बिहार के डोमिसाइल हैं। आप तो आप क्लेम करते हैं कि हम बिहार के डोमिसाइल में हैं तो आपको देना पड़ेगा आवासीय, ठीक है। ये भी आपका CO लेवल का चलेगा, आराम से CO लेवल का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ब्लॉक लेवल में। और फिर आपका अगला पॉइंट है कैंडिडेट ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर विल हैव टू सबमिट NOC फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयर व्हेन शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग, ठीक है। अगर आप पहले से कोई जॉब में है, वो शायद गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या फिर किसी संस्था में आप नौकरी कर रहे हो, तो उसमें से आपको NOC देना पड़ेगा। जब आप ज्वाइनिंग करिएगा ना तो NOC देना पड़ेगा। NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। तब अपने डिपार्टमेंट में पता कर लीजिएगा कैसे क्या होता है, बना लीजिएगा, ठीक है। ये मस्ट है, एकदम मस्ट है, ये NOC एकदम मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। और फिर अगला है एन आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ETC, ये सब तो सबके पास होगा ही, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक कलर फोटोग्राफ, सेम फोटोग्राफ एज यूज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म में आप फ़ोटो दिए थे वो कलर फोटोग्राफ आप ले लीजिएगा। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ कि कितना लेना है, तो चलिए 5-7 ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटरफोलियो ऑफ एडमिट कार्ड, कैंडिडेट्स कॉपी। हाँ, इसमें देखिए ये जो एडमिट कार्ड है ना, आप जब एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है तो 2 फॉर्म में होगा, ऊपर वाला वो रख लिया होगा, नीचे वाला आपको दिया होगा। तो ये नीचे वाला जो है ना ये आपको रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में ये आपसे मांगा जाएगा, आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और पॉइंट है, नो DA विल बी पेड टू द कैंडिडेट इफ़ कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन काउंसलिंग ETC। आप जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आइएगा ना
तो आपको कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। टीए मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप पश्चिमी चंपारण से आप पटना आ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो आप कहिएगा कि सर 250 हमको भाड़ा लग गया है, तो हमको भाड़ा दीजिए, नाश्ता का पैसा दीजिए, ये सब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप अपने किराए से आएंगे, अपने पैसे से, फिर अपने पैसे से जाएंगे भी। तो यही सब है, आपका मेन जो है यहीं तक था। आप यहाँ से लेके यहाँ तक में आप देख लीजिए। अब मैंने आप सब सारा चीज़ आपको बता दिया है, तो इस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी मिल गई होगी। जो आपका पॉइंट्स था सब पे मैंने चर्चा कर लिया है। चलिए ठीक है फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।